स्वागत है सभी का। देखिए, इस क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको याद नहीं करना है, इनको समझना है और समझ के वहाँ पे आंसर को टिक मार्क करना है। तो चलिए समझते हैं कि इसे सॉल्व करना कैसे है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में स्थायी परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे लर्निंग कहलाता है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये अधिगम का परिभाषा भी है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति और अभिक्षमता, ये सब यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, या व्यवहार में परिवर्जन, या व्यक्तिक समायोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे व्यवहार में परिमार्जन, या बोले तो व्यवहार में परिवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, या प्रसार है। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? तो आप कहेंगे संशोधन है। देखिए, एक ही चीज़ से अभी क्वेश्चन बन रहा है, तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों में व्यवहार में परिवर्तन के बारे में बात कहा गया है, जो कि क्या है? अधिगम है, सीखना है, लर्निंग है। तो इसे आप याद रखेंगे। सीखना क्या है? एक तरह के व्यवहार में, संशोधन है, चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यही क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे यही कहलाता है अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय भागीदारिता, सीखने की तत्परता, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिक प्रतिरूप बनना, या अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, समझने वाली बात है। समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए या बढ़ाने के लिए, अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, तो देखिए, समूह चर्चा जब भी होगा या सहयोगात्मक अधिगम जब भी होगा तो उसमें क्या होगा बच्चों की? सक्रिय भागीदारिता होगा। तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे उपचारात्मक शिक्षण कराना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। देखिए, यदि किसी शिक्षक को यह लगता है कि एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था, मतलब ठीक ठाक सीख जा रहा था, अब उसके सीखने में क्या है? स्थिरता आ गई है, तो उसे किस प्रकार से देखना चाहिए? तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया की एक क्या है? स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। भाई, सीखने की प्रक्रिया का ये एक स्वाभाविक स्थिति है। ऐसा हो सकता है कभी जो पहले सीख रहे अच्छी चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख जा रहे हैं उसमें कभी स्थिरता आ सकती है। ये क्या है? स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक स्थिति है, इसको स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें प्रत्यय स्मरण, रटना और समझना। देखिए, समझना तो ठीक है लेकिन रटना बिल्कुल नहीं। ड्रिल और अभ्यास कराना ही नहीं है बच्चों को। बहुविकल्प प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, या पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। देखिए, इससे बेहतर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। किस लिए बोला गया है? यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों के लिए ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें हो, क्या हो? पूछना हो, तर्क करना हो और निर्णय लेना हो। तभी तो बच्चे समस्या समाधान करता बन पाएंगे, समस्या समाधान करने के कौशल को अपने आप में विकसित कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। बच्चे पूछेंगे तो एक्टिव है, तर्क करेंगे तो दिमाग का यूज़ कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग पावर भी होना चाहिए, तभी तो समस्या समाधान करता बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमेश खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है।
आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, उसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। उसके बाद अगला है बहुविकल्पों प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्र या पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो देखिए, जब भी कोई बच्चा खिलौना को तोड़ता है और उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, मतलब क्या है, उसमें जिज्ञासा है, वो उसको जानना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे कि सही तरीके से वो चीज़ों को समझ सके, सोच सके, तर्क कर सके और जो वो जानना चाहते हैं अपनी जिज्ञासा को वो शांत कर सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो देखिए, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण या आंकड़ा संग्रहण, ये सभी क्या है बाद में आएंगे, लेकिन समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा? तो समस्या की पहचान। जब तक आप समस्या की पहचान नहीं करेंगे तब तक समस्या समाधान कैसे कर सकेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो जाएगा। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो समस्या की पहचान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं। तो देखिए, इसे समझने के लिए आपको थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया 3 मूलभूत नियम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा है? तो पहला है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा क्या है? तो दूसरा है, याद रखेंगे, प्रभाव का नियम। तीसरा है अभ्यास का नियम। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। तीनों याद रहेगा तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तो किससे? देखिए, परिणाम की अपेक्षा से नहीं, तत्परता से। जी हाँ, तत्परता से है। यहाँ पे देखिए, तत्परता हमने अभी आपको बताया, प्रशंसा से नहीं, अभ्यास कार्य से भी नहीं। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो तत्परता से। याद रखेंगे, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों भी याद रखेंगे। थॉर्नडाइक द्वारा 3 मूलभूत नियम दिए गए हैं सीखने के। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तीनों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ कठोरता से निपटाई जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अच्छा लग रहा है ऑप्शन। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक? बिल्कुल नहीं। बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट करने के अवसर हैं? बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोई भी आंसर आप टिक मार्क करेंगे तो वो बच्चे के फेवर में होगा। बच्चे को कभी भी आपको गलत नहीं बताना है, बच्चे हमेशा सही हैं, याद रखेंगे। तो ऐसा सोच रखते हुए आप आंसर को टिक करेंगे तो डेफिनेटली आप सही आंसर को टिक करके आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है उसको आपको यहाँ से चुनना है। देखिए, बच्चे त्रुटियाँ करते हैं जब शिक्षक सौम्य हों और उन्हें त्रुटियाँ करने पर दंड देता हूँ? बिल्कुल नहीं। बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ठीक लग रहा है। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियाँ करते हैं? ऐसा नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए, बच्चों की त्रुटियाँ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, सीखने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, सीखने की प्रक्रिया का अंग है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है? क्या है? उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता? नहीं। कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना? बिल्कुल नहीं। छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना? हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। देखिए, सी भी ठीक लग रहा है, लेकिन सी से भी अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो ऑप्शन डी, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ये क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, पठन में कठिनाइयों जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है? ये क्वेश्चन अधिगम क्षमता वाले टॉपिक से हैं। तो देखिए, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार? नहीं। गुणज वैकल्य या डिस्कैलकुलिया?
बिल्कुल नहीं, ये घड़ी से संबंधित होता है। वाचन वैकल्य जिसे क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। स्वलीनता भी नहीं है। ये क्या है, पठन में कठिनाइयाँ, जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है? तो किसके अभिलक्षण है? वाचन वैफल्य, जिसे बोला जाता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालक का IQ होता है। मंदबुद्धि बालक का IQ कितना होता है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे तो 70 से कम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक ने देखा कि पूर्वी गणित की समस्याओं में जोड़ने के बजाय घटाव और घटाव के स्थान पर जोड़ करती हैं। पूर्वी को किस प्रकार की अक्षमता है? तो किस प्रकार की अक्षमता होगी? देखिए, गणित के बारे में बात चल रहा है, स्पेसिफिक गणित की समस्याओं के बारे में बात चल रहा है। तो गणित से रिलेटेड जो अक्षमता होता है वो क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है। अब यहाँ पे डिसकैलकुलिया नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए गुणन वैफल्य दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लेखन वैफल्य और डायस्टोपिया, डिस्फेसिया ये सब नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण संबंधी समस्या अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी डिसलेक्सिया होगा क्या? नहीं होगा, ये तो पठन वैफल्य है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधित अक्षमता है। अब है डिस्फेजिया और डिस्फ्रेफिया, जो भी लिखा है ये भी नहीं होगा। क्या होगा? संप्रेषण संबंधी समस्या अक्षमता कौन सा होता है? तो डिस्फेजिया होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, एक बच्चा एंड को 10 स्टार्ट और स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता, उसे क्या समस्या है? तो ये क्या समस्या है? पठन संबंधित समस्या है, पठन संबंधित अक्षमता है। तो यहाँ पे देखिए डिसलेक्सिया, ये कौन सा समस्या होता है? पठन संबंधित। और वहीं पे अगर हम बात करें डिसकैलकुलिया, ये कौन सा समस्या है? तो ये गणित संबंधित अक्षमता होता है। ये कौन सा है? गणित संबंधित। और डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब ये लेखन संबंधित समस्या है। तीनों को याद रखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से सवाल बनता है। एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। डिस्मफिया भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए एंड को 10 और स्टार्ट और स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कौन सी समस्या है? तो आप कहेंगे पठन संबंधित समस्या है, मतलब क्या है? डिसलेक्सिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक कुछ भी नहीं सीख पाते, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष, बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, ऐसा नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया क्या है? तो इसे आप याद रखेंगे, ये क्या है? एक गंभीर तनाव की अवस्था डिस्थीमिया होती है। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये पठन विकार नहीं है, शब्द जम्बलिंग विकार भी नहीं है, लेखन विकार भी नहीं है। पठन विकार होता तो ये डिसलेक्सिया होता, और लेखन विकार होता तो डिस्ग्राफिया होता, लेकिन ये क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था है, याद रखेंगे डिस्थीमिया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है। मोटर कौशल में मतलब गामक कौशल में, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भी आप याद रखेंगे, इसे कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोटर से रिलेटेड होते हैं। मोटर मतलब जो गामक पेशी है, शरीर की जो चलने वाली पेशियाँ हैं उससे संबंधित होती हैं, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने शिक्षण अभिरुचि के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा ये 20 क्वेश्चन, और आपके कितने सही बने आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही जुड़े चैनल से। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।